तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो किया था। उस वीडियो का टाइटल था कि स्टॉक मार्केट के भगवान कौन है। जिसको नहीं देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वीडियो को इतना प्यार मिला तो हमने सोचा कि इसका एक लंबा बड़ा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से इनकी कहानी समझ में आए कि कहाँ से आते थे, क्या किया था इन्होंने ऐसा, इनको भगवान क्यों कहा जाता था। इस वीडियो में इस सब सवाल के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के इन भगवान को सिर्फ स्टॉक मार्केट का भगवान नहीं, ट्रेडिंग का भगवान भी कहा जाता था। ये भी कहा जाता था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के क्रिएटर थे ये पहले ट्रेडर थे। जी हाँ, ट्रेडर थे, इन्वेस्टर नहीं थे। ये पहले ट्रेडर थे जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा। जब वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाता है एक ह्यूमन, तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, इसको समझा। 18वीं सदी में ये सब कुछ कर रहे थे वो, जब दुनिया अपनी मेहनत कर रही थी, पैसा कमाने के लिए बहुत जी जान लगा रही थी। ये अपना दिमाग चला रहे थे पैटर्न्स को फाइंड करने में। इन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इजाद किया। पहली बार जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे इन्होंने किए थे। 18वीं सदी में तो काम शुरू कर दिया था इन्होंने, लेकिन 1980 तक 1980 तक इनका ये सीक्रेट बाहर नहीं आया था। ये जापान से थे। इनका नाम था मोनाहिसा होमा। जी हाँ, मोनाहिसा होमा ही स्टॉक मार्केट के असली भगवान, कैंडलस्टिक पैटर्न के भगवान, ट्रेडिंग के भगवान, कई लोग कमोडिटी मार्केट के भगवान भी इनको कहते हैं। तो हर एक की एक कहानी होती है। इस भगवान की भी एक कहानी थी। ये भगवान एक राइस मर्चेंट फैमिली, जो कि चावलों के बाजार में या चावलों के काम में बिजनेस फैमिली थी और सालों से चलती आ रही थी। अब उस समय 1724 की बात है। जी हाँ, अभी हम 2022 में बैठे हैं। 1724, इमेजिन, अराउंड 300 ईयर्स के करीब, 300 साल पहले की ये बात है। अब उस समय राइस का कल्चर जापान में बहुत था। राइस की हार्वेस्टिंग है। राइस को पहले प्लांट किया जाता था, फिर उसको ग्रो किया जाता था, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता था। इन सब के टाइमलाइंस के अराउंड कुछ फेस्टिवल्स थे। फूड का कल्चर कम था, राइस का कल्चर ज़्यादा था। तो एक तरीके से जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसाखी मनाते हैं, ऐसे हर का एक कल्चर है। वहाँ पे जापान में राइस को लेके कल्चर एक फेस्टिवल लेवल का माहौल था। अब मिस्टर मोनाहिसा होमा, जो कि एक बच्चे थे शुरुआत में, जब राइस ट्रेडिंग उन्होंने देखा कि उनके बिजनेस में चलता आ रहा है, उनकी फैमिली में चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है। अब उस टाइम पे या तो आप राइस चावल के जो विक्रेता थे, मतलब आप ट्रेडर थे, या तो आप इसके मर्चेंट थे, नहीं तो आप इसके ग्रोवर थे, मतलब आप इसको उगाते थे। इसके अलावा प्रोफेशन बहुत लिमिटेड होते थे। ज़्यादातर लेवल पे जापान पे यही काम 3 होते थे। मोनाहिसा होमा एक ट्रेडर थे, राइस के ट्रेडर थे। और इन्होंने ये देखा कि उनके पैदा होने से कुछ साल पहले, मतलब जैसे अगर वो 15-20 साल के हैं, तो उनके आने से, इस दुनिया में आने के कुछ साल पहले ही जापान की मार्केट में एक स्पॉट मार्केट बन गई थी राइस को लेके। मतलब एक कूपन दिए जाते थे जब फ्यूचर में प्राइस डिसाइड होता था। जो आज हम F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, उस टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जिसमें कूपन दिया जाता था, एक डेट दी जाती थी, टाइम दिया जाता था और प्राइस दिया जाता था। ये मार्केट बन रही थी और इस मार्केट को समझने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे मोल भाव होता था। कोई एनालिसिस नहीं करता था, कोई देखता नहीं था, कोई ऑप्शन चेन नहीं होता था, कोई एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ लोगों में बात होती थी और ज़्यादातर लेवल पे जो बड़े बड़े मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, उनके हाथ में मार्केट थी। एक फार्मर के हाथ में, एक ग्रोअर के हाथ में कुछ नहीं आता था। अब मोनाहिसा होमा जैसे ही अपने फैमिली के बिजनेस में जुड़े तो उनका बड़ा एक फैसिनेशन बन गया कि ये प्राइस का मूवमेंट कितना होता है। मतलब जो चावल का प्राइस सुबह था, दोपहर को था, शाम को था, और एक तरीके से मार्केट बंद होने से पहले पहले जो प्राइस होता है बहुत अलग है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑफ द डे वो मार्केट में बैठ के, बाजार में बैठ के, मंडी में बैठ के नोट करने लगे हर रोज़। एक तरीके से उनको फैसिनेशन हो गई कि यहाँ पे एक पैटर्न्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लेवल पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे मोल भाव किया जाता है। उस हिसाब से बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन होती है। उन नंबर्स को नोट किया दिन बर दिन, रोज़, लगातार, सालों साल। कितने साल? 15 साल। उसमें से पैटर्न्स निकाले, देखा कि आगे चल के प्रेडिक्शन की जा सकती है कि एक राइस का, चावल का प्राइस अगले सीजन या कल शाम को भी क्या हो सकता है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द बैक हिस्टोरिकल डेटा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके पास कुछ सालों का डेटा इकट्ठा हो गया था और वहाँ पे प्रेडिक्शन करना, एस्टिमेशन करना उनके लिए एज कम्पेयर टू अदर्स ईजी हो गया था, क्योंकि अब इनके पास एज थी, डेटा था और साथ में उससे निकाला क्या, एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन।
अब उस समय तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल होते नहीं थे। इतने इतने किताबें रोज़ लेके जाके उस पर लिखना पैटर्न, एंड फिर पिछले पेजेस में जाके चेक करना, पैटर्न के साथ एनालिसिस करना, उसमें लगे रहे। एक तरीके से जो एक साइंटिस्ट होता है ना, लंबे लंबे बालों वाला, और वो सिर्फ अपने रिसर्च में लगा रहता है, और एक मोमेंट आता है यूरेका वाला, जब वो चिल्ला के बोलता है कि मैंने पा लिया। तो ऐसा ही एक यूरेका मोमेंट मोनालिसा होमा की ज़िंदगी में भी आया, जब उन्होंने फिगर आउट किया कि उनके कैंडलस्टिक पैटर्न्स अब उनसे बात कर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं देख रहे उनको, वो भी वापस उनको जवाब दे रहे हैं कि हम आपको प्रेडिक्ट करके बताएंगे कि आने वाले समय में राइस का मूवमेंट के साथ प्राइस क्या होने वाला है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए उनको लगा कि मैं प्रैक्टिकली वेरीफाई ही कर सकता हूँ, ऐसे खाली कागज़ों को देखने से कुछ होगा नहीं। वो पहुँच गए राइस मार्केट और देखा कि वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, जो फार्मर्स थे वो बैठे हैं। अब होता क्या था, बिहेवियर क्या था, जिसने बेचना होता था उसको जल्दी होती थी बेचने की, क्योंकि उसको वापस खेत जाना था और नया हार्वेस्ट उठाना था, फिर मंडी में आना था, फिर उसको बेचना था। और अगर ऐसा नहीं करता था, अगर उसका माल नहीं बिकता था तो उस माल की वैल्यू कम होती थी। दैट वॉज द काइंड ऑफ रश दैट राइस फार्मर हैड। वहीं पे जो मर्चेंट होता था, जिसने खरीदना होता था राइस, वो शो करता था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसको जल्दी होती थी, लेकिन उसको शो करना दिखाना पड़ता था, एक बिहेवियर, माइंडसेट, साइकोलॉजी के साथ चलना पड़ता था कि अगर मैंने जल्दी की तो ये प्राइस ज़्यादा मांगेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फार्मर आता था उसके पास कि मैं लेके आया हूँ राइस, वो कहता था कि बढ़िया है, इस बार तो अच्छा क्रॉप हुआ है आपका, बढ़िया कमाएंगे, लेकिन एक बात बतानी थी आपको, मेरी जो वेयर हाउस है ना, जो गोदाम है मेरे, उसमें मैंने चावल ऑलरेडी भर लिया है। मेरे पास नया बायर भी नहीं है जो खरीदेगा वो राइस, तो मेरे पास तो जितना चाहिए राइस वो है, तो मैं अभी नहीं खरीद पाऊँगा। ये बिहेवियर हमेशा हर साल होता था, और इस बिहेवियर के चक्कर में फार्मर एक दिन इंतज़ार करता, 2 दिन इंतज़ार करता, तीसरे दिन जो प्राइस मिलता था उस प्राइस पे मर्चेंट को बेच के अपना नया हार्वेस्ट की तरफ ध्यान देने लग जाता था। इस चक्कर में मर्चेंट ने 3-4 दिन वेट करने के साथ साथ जो चीज़ बहुत महंगी मिलनी थी उसको अच्छे खासे सस्ते दाम में डिस्काउंट के साथ वही फार्मर से खरीद लेते थे। अब इन मर्चेंट्स का ना एक कार्टेल था, एक गैंग बन गया था, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे वो इन गरीबों लोगों का फ़ायदा उठाते थे, और इन फार्मर्स में से जो सबके चावल थे ना, उसको पहले दिन या दूसरे दिन या कुछ दिन खरीदते ही नहीं थे, पूछते भी नहीं थे। मंडी में आते थे लेकिन खरीदने नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करने, चेक करने कि कितने लोग बेचने आ रहे हैं, कितना को माल इस बार वो उठा पाएंगे। मोनालिसा होमा ने इस पैटर्न को एनालाइज किया, ह्यूमन बिहेवियर एनालाइज किया, और उनके प्रेडिक्शन के अनुसार इस बार ज़्यादा राइस मार्केट में आने वाली थी ही नहीं। तो इन्होंने एक गेम खेला। मोनालिसा होमा पहुँचे मंडी में, और उन्होंने अलग अलग मर्चेंट्स के साथ बात करने की बजाय अलग अलग फार्मर्स से बात करनी शुरू की। पूछा कि कैसे हाल चाल है आपकी फैमिली में सब सही हैं? अच्छा बाय द वे, आपको चावल बेचना है? होमा को सबने कहा जी हाँ चावल बेचना है, वो मर्चेंट तो खरीद नहीं रहा है, तो आप ही खरीद लीजिए। होमा ने उनको एक ठीक ठाक प्राइस पे डील दे दी, और हर एक फार्मर से, जो बड़े बड़े फार्मर थे, जो किसान थे, उनसे भी, छोटे किसान से भी, सबसे पूरी मंडी का चावल खरीद के अपने पास रख लिया, क्योंकि वो भी याद रखिएगा खुद एक मर्चेंट थे, मर्चेंट की फैमिली से आते थे। तो इन्होंने अपने पास रख लिया और साइड हो गए। अब मर्चेंट्स ने कहा, जो ऑलरेडी बाकी मर्चेंट थे, उन्होंने कहा कि कौन है ये पागल है जो पहले ही दिन खरीद रहा है, इतना महंगा खरीद रहा है, जल्दी बहुत करता है, पेशेंस नहीं है, बेवकूफ़ है, हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस है, पहले दिन खरीदने का कोई लॉजिक है ही नहीं। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। मतलब एक तरीके से मर्चेंट्स को अंदेशा ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, न्यूज़ ऐसे अखबार में भी नहीं आती थी। उस समय लोग आते थे घोड़े पे चढ़ के बताने कि उस फलां मार्केट में ऐसा हो गया है, फलां एरिया में ऐसा हो गया है कि इतना चावल ही आएगा। कुछ दिन बाद ये राइडर इनका आया और उनको बताया कि देखिए इस बार का जो चावल है ना, इतना ही था, ख़त्म हो गया, आपको और चावल आने वाला है नहीं। ये सुन के उनका हो गया, मर्चेंट्स का दिमाग ख़राब हो गया। उनको लगा कि ये डील किस तरह से उनके हाथ से गई, क्योंकि उनको तो चाहिए, उनके गोदाम एक्चुअल में खाली पड़े हैं, उनके पास कोई चावल है ही नहीं, चावल चाहिए उनको ताकि वो बेच सके अच्छे खासे दाम पे। अब वो पहुँचे फार्मर्स के पास कि देखिए मार्केट तो जैसी भी है, आप एक काम कीजिए, जितना भी चावल है हमें दे दीजिए। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने कहा कि चावल तो मेरे पास नहीं है, मैंने बेच दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं है ना, आप कल जब आएंगे ना, तो कल जो चावल होगा ना वो मुझे दे देना, ये मर्चेंट ने कहा। इस पर भी फार्मर ने कहा कि देखिए जी, इस बार का सारा हार्वेस्ट हमने निकाल दिया है, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अब मर्चेंट की सनक गई। अब वो छोटे फार्मर्स के पास पहुंचे, सेम आंसर। अब मार्केट में चावल था ही नहीं, मर्चेंट्स खाली हाथ बैठे थे। यहाँ पे उन्होंने होमा को रीच आउट किया। मोनालिसा होमा के पास पहुंचे कि आपके पास चावल हैं सबके, हमने सुना है, तो आप काम कीजिए, आप इतना पैसा ले लीजिए और हमें चावल दे दीजिए।
मोनालिसा होमा इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे। उनको पता था कि यही मर्चेंट्स मेरे पास जब आएंगे तो मैं अच्छा खासा प्राइस में बेचूंगा, कि मेरा काम तो है नहीं मर्चेंट में एक तरीके से सारे के सारे मार्केट्स को मैं उठाने वाला हूँ नहीं, मुझे भी बेचना ही है, तो मैं मर्चेंट्स को ही बेचूंगा लेकिन अच्छे खासे दाम पे। इस बार मोनालिसा होमा ने मुंह मांगा पैसा मांगा और थोड़ा बहुत नेगोशिएट हुआ जो हुआ, लेकिन ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को मोनालिसा होमा की बात माननी पड़ी। मतलब प्रेडिक्शन करके, एनालिसिस करके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अंडरस्टैंडिंग लेके कि बिहेवियर माइंडसेट को समझ के फिर बिहेवियर एक्शन लिया, थोड़ा रिस्क लिया, लेकिन साथ में अपने एनालिसिस पे विश्वास था और सारा का सारा मार्केट कैप्चर किया। मोनालिसा होमा ने एक पॉइंट इन टाइम पे 100 प्रॉफिटेबल ट्रेड, आज के ट्रेड नहीं है कि एक बाय सेल किया इंट्राडे में और सेल करके बेच दिया और कहा कि 15 रुपये का प्रॉफिट आ गया, वैसा नहीं। $10 बिलियन का प्रॉफिट निकाला इन्होंने लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोनालिसा होमा का ओवरऑल नेटवर्थ $100 बिलियन था। आज की तारीख में अगर निकाला जाए तो $100 बिलियन, दैट्स द काइंड ऑफ मनी दिस गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट मेड। मोनालिसा होमा वैसे तो जापान के एक शहर सकाता से थे, लेकिन उसके बाद वो पहुंचे ओसाका, जो कि एक बड़ा शहर था। उसके बाद वो पहुंचे एडो, जो कि आज की तारीख में जापान का स्टॉक मार्केट बना हुआ है। ये सब क्षेत्रों में उन्होंने अपना परचम लहराया, उनके बारे में सबको पता लगा, पूरा जापान को समझ में आया। एक पॉइंट इन टाइम पे जापान की सरकार के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे मोनालिसा होमा। ही वॉज अवॉर्डेड द समुराई ऑफ जापान, जैसे कि यूके में आपको, इंग्लैंड में आपको नाइट दिया जाता है, द नाइट ऑफ द किंगडम, आपको इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ही जापान में समुराई दिया जाता है। तो ये मोनालिसा होमा स्टॉक मार्केट के भगवान, चार्ट पैटर्न्स के क्रिएटर, एक टाइम पे समुराई थे जापान के। किताबें भी लिखी, द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी, ये किताब ने भी अच्छा खासा अपना एक परचम लहराया। सो देयर आर थिंग्स हैपनिंग इन द फेवर ऑफ दिस गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट। इन्होंने बहुत सारी बातें भी सिखाई। क्या सिखाई, अब बात करते हैं। अगर आपने सही टाइम पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है ना, तो इंतजार कीजिए, दोबारा आएगी। भागिए मत और रोइए भी मत कि अरे मैं मिस कर गया। इट्स ओके, मेक श्योर आप एनालिसिस को कंटिन्यू रखें। जब कोई अपॉर्चुनिटी आए ना प्रॉफिट निकालने की, तो प्रॉफिट एक सही समय पे निकाल लीजिए, उसको इंतजार मत करते रहिए और निकालने के बाद 2 दिन का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं रोज प्रॉफिट निकाल सकता हूं। दैट इज नॉट गोना हैपन। एवरी डे प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट मोनालिसा होमा मेंशन्ड। आपका अगर माइंडसेट स्टेबल नहीं है ना, अगर आपका दिमाग सही तरह से बैठा नहीं हुआ, तो आपका स्टॉक मार्केट में लॉस पक्का है। तो माइंड को स्टेबल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सारा साल ट्रेडिंग करते रहोगे ना, तो जो आपका प्रॉफिट है, जो विनिंग है ना आपकी, वो कम होती जाएगी। तो अपने प्रॉफिट पे, अपनी ट्रेडिंग में रादर ओवर ट्रेडिंग को मत घुसने दीजिए। कंक्लूजन क्या है? एक छोटी सी फैमिली जो कि चावल का व्यापार करती थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके पास समझ नहीं थी स्टॉक मार्केट की, एनालिसिस क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर भी जानता ना उन्होंने, उसके बारे में बात करना इज वेरी, इमेजिन नहीं कर सकता कोई 300 साल पहले कोई ऐसी बातें होती थी। आज की तारीख में ऐसी बातें नॉर्मल होने लगी हैं, लेकिन तब नहीं थी। तो यू हैव टू बी डिफरेंशियल, अपने आप को अलग करना ज़रूरी है। हाँ, ये नहीं है कि प्रॉफिट के चक्कर में भागते रहो, नहीं, प्रॉफिट आएगा एज लॉन्ग एज व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट एंड इज इन लाइन विद दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट रूल्स। तो दोस्तों, ये है मोनालिसा होमा की कहानी, जो कि स्टॉक मार्केट के भगवान हैं, कमोडिटी बाजार के भगवान हैं, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से की जा सकती है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। याद रखिएगा, फिर से ट्रेडर थे ये, इन्वेस्टर नहीं। तो स्टॉक मार्केट का भगवान एक ट्रेडर है, दैट ऑल्सो इज अ बिग डील। ये सब चीज़ें आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। स्टॉक मार्केट के भगवान के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।